नमस्कार। आज उपस्थित हुए हैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी और कामयानी के अंतिम अंश को लेकर के। छायावाद के प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कथा शिल्पी एवं महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के भक्ति प्रधान सुगनी साहू के महेश्वर कुल में साहू देवी प्रसाद जी के छोटे पुत्र के रूप में माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1946 अर्थात सन 1889 में हुआ था। जयशंकर जी के पुरखे कन्नौज के थे, परंतु बाद में परिवार बनारस आकर बस चुका था और तंबाकू का व्यापार करने लगा था। उन्हें सुगनी साहू कहा जाता था। उनका व्यापार इतना प्रसिद्ध और बढ़ा चढ़ा था कि इनके परिवार को महाराजा बनारस के बाद दूसरे नंबर का धनी समझा जाता था। पिता की असमय मृत्यु के कारण सारे घर का भार 16 वर्ष की आयु में प्रसाद जी पर आ पड़ा। ये प्रसाद जी की विशेषता थी कि इन्होंने व्यापार और अपने साहित्यकार दोनों को बहुत अच्छी तरह संभाला और व्यापार का विस्तार किया। बनारस में एक क्वींस नामक स्कूल था। उन्होंने 6ठी तक उसमें शिक्षा पाई। बाद में घर ही पाठशाला बन गया। बड़े बड़े विद्वान गुरु घर में पढ़ाने आने लगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में डूबते चले गए। उर्दू, बंगला, पाली और प्राकृतिक का ज्ञान अलग। इस शिक्षा दीक्षा ने उनके भीतर छिपे साहित्यकार को जगाया। जागे तो कलम पकड़ ली और बन गए साहित्य के सर्वोच्च इतिहास पुरुष। प्रसाद जी सिर्फ 15 साल के थे तभी से लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने कविताएं लिखी। इस दौर की कविताएं चित्रधार संग्रह में आ गई हैं। नारियल बाजार में सुगनी साहू की जानी मानी दुकान थी। वहीं बैठे बैठे एक दिन फूट पड़ा कविता का पहला छंद। फिर तो लिखते ही चले गए। उन्हें छायावादी कविता की सर्वोच्च पीठ मिली। कामयानी लिखा गया तो दुनिया के आधुनिक श्रेष्ठ महाकाव्यों में गिनती हुई और महाकवि का ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ। कामयानी मिथकीय काव्य है जिसमें जिंदगी की दार्शनिक व्याख्या की गई है। 1918 में चित्रधार छपने के बाद 1925 में आंसू, 1927 में झरना और 1935 में लहर काव्य कृतियां आई। कामयानी अगले साल ही 1936 में छपा। उनकी सबसे पहली रचना भारतेंदु में छपी। उर्वशी, चंपू और प्रेम राज्य भी इसी साल लिखे गए। फिर वो सभी विधाओं में लिखने लगे। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, इन्हीं कंकाल, तितली और इरावती जैसे उपन्यास लिखकर अतिरिक्त ख्याति बटोरी। इंदु के अगस्त 1910 के अंक में इनकी पहली कहानी ग्राम छपी। इसी के साथ एक नए कथा युग का आरंभ हुआ। वो हिंदी के पहले मौलिक कथाकार माने गए। आकाशदीप सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी है। उनकी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जयशंकर प्रसाद को उस समय के सबसे बड़े मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। उनकी रचनाएं अनेक भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई। कामयानी का अंग्रेजी अनुवाद भी आ चुका है। उन्हें हिंदी में कालिदास के समकक्ष माना गया है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान तथा साहित्य सेवी जयशंकर प्रसाद बचपन से ही काव्य साधना करने लगे। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। जयशंकर प्रसाद ने न केवल काव्य जगत को आलोकित किया बल्कि गद्य साहित्य में भी श्रेष्ठ रचनाएं की। नाटक, उपन्यास और कथा लेखन में वे सिद्धस्त थे। तत्कालिक साहित्यिक विधाओं में उन्होंने अपना विशेष परचम लहराया था। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी उनके प्रसिद्ध नाटक रहे। जयशंकर प्रसाद युग परिवर्तक साहित्यकार थे। 19वीं शताब्दी के अंत में जन्म लेने वाले प्रसाद का रचना काल 1909 से 1936 तक माना गया है। ये वो समय था जब पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव से आधुनिकता का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा था। भारत अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद होने के लिए कसमसा रहा था। भारत की अध्यात्मवादी जीवन दृष्टि और पश्चिम की भौतिकवादी जीवन दृष्टि के मध्य जबरदस्त संघर्ष छिड़ा हुआ था। रूढ़िवादी परंपराओं और सुधारवादी विचारधाराओं का टकराव चल रहा था।
राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारवादी आंदोलनों की गति मिल रही थी। फिर भी भारत की जनता ब्रिटिश साम्राज्यशाही के दमन के पीछे नीचे पिसने को विवश थे। दमन चक्र पूरे जोरों पर था। ऐसे समय में प्रसाद ने अपनी सशक्त लेखनी से जिस कथा साहित्य की रचना की, उसमें से चुनकर उनकी श्रेष्ठ कथा कृतियों को इस संग्रह में संग्रहित किया गया। प्रसाद की कहानियों के 5 संग्रह तब तक प्रकाश में आए। पहला कथा संग्रह 1912 में छाया नाम से प्रकाशित हुआ। उसमें प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएं थीं। दूसरा कथा संग्रह 1922 में प्रतिध्वनि नाम से प्रकाशित हुआ। तीसरा कथा संग्रह 1929 में आकाशदीप नाम से निकला था। चौथा कथा संग्रह आंधी नाम से सन 1931 में प्रकाश में आया। पांचवा कथा संग्रह इंद्रजाल नाम से 1936 में प्रकाशित हुआ। उनके पांचों कथा संग्रह में कुल 70 कहानियां का समावेश किया गया था। वे सभी कहानियां मानव मन का सूक्ष्म से सूक्ष्म और भावनात्मक चित्रण करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐतिहासिक परिवेश में जिन चरित्रों और घटनाओं को लिया गया है वे अत्यंत मार्मिक बन पड़ी हैं। यथार्थ और आदर्श का अद्भुत सम्मिश्रण उन कथाओं में मिलता है। जनजीवन के विविध रूपों की सहज अनुभूति जगह जगह परिलक्षित की जा सकती है। प्रेम, घृणा, वात्सल्य, वीरता, संवेदनशीलता, दृढ़ता, पारिवारिक संबंध, सामाजिक समस्याएं, नारी का वर्चस्व, शोषण का प्रतिकार, आधुनिकता की अंधी दौड़, बुराई में अच्छाई के अंकुर, शौर्य, सभी कुछ तो है प्रसाद की इन कहानियों में। इन सभी भावों और रसों का सुंदर चित्रण प्रसाद ने अपनी कहानियों में किया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वांगीण विकास में सबसे अधिक योग देने वाले साहित्यकार हैं। काव्य, नाटक, कथा, साहित्य, आलोचना, दर्शन, इतिहास सभी क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा की अद्वितीयता सर्वस्वीकृत है। कात्यायनी जैसा महाकाव्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु जैसे नाटक, कंकाल से तितली सरीखे उपन्यास तथा अनेक विशिष्ट कहानियां केवल उनकी रचनात्मक सामर्थ्य की ही द्योतक हैं। उनमें एक दार्शनिक और इतिहासज्ञ की अन्वेषक दृष्टि की गंभीरता विस्थापित है। आधुनिकता और परंपरा प्रेम जितना सांगोपांग रूप में प्रसाद के साहित्य में मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का छायावादी युग प्रसाद जी की रचनात्मक प्रतिभा से आलोकित है और प्रवृत्ति युग पर उतने ही प्रकाश से उनका प्रभाव देखा जा सकता है। कवि के रूप में प्रसाद जी की काव्य यात्रा का जन्म सोपान कात्यायनी में मिलता है और उसकी भूमिका स्वरूप आंसू लहर की रचनात्मक क्षमता उनके काव्य चिंतन की विकास धारा के रूप में देखा जा सकता है। विनोद शंकर व्यास जी ने उनकी काव्य रचना के प्रति लिखा कि जब भी वो अपने जीवन की कहानी सुनाते तो अतीत की स्मृतियों में उनका चेहरा तमतमा जाता और उनके माथे पर प्रकाश की कठोरता की स्पष्ट रेखाएं खिंच जाती। इस प्रकार प्रसाद जी ने जीवन के संघर्षों के बीच साहित्यिक साधना का दीप जलाए रखा और उनके संपूर्ण जीवन तथा काव्य का ध्येय इस आनंद भूमि में पहुंचना रहा जिसके आगे राह नहीं है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसकी आगे राह नहीं है अथवा उस आनंद भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं। कवि के रूप में प्रसाद आनंदवाद के समर्थक रहे। आरंभ से वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव में रहे, किंतु धीरे धीरे उनकी सीमाएं दृष्टिगोचर होने लगी। वे भारतीय संस्कृति के मूल आधार पर जीवन की व्याख्या करने लगे। उन्होंने सांस्कृतिक मूल्य और काव्यात्मक समन्वय के साथ अतीत की राष्ट्रीय और भौतिक धरातल को फिर से रचा है। इसीलिए उन्हें अतीतवादी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने देश के पौराणिक इतिहास की प्रगति के संबल के रूप में स्वीकार किया। उनके सामने समकालीन जीवन की महत्वपूर्ण किंतु छोटी छोटी समस्याएं उनके लिए काव्य संघर्ष का उतना बड़ा आयाम नहीं बन पाई जितना मानव जीवन के मौलिक प्रश्न। नाटककार के रूप में प्रसाद ने अपने इतिहास को नए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रचा। राजनीतिक संघर्ष और संकट के बीच राजपुरुष का व्यवहार, उसकी संगठनात्मक शक्ति के प्रति विश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति आधुनिक जीवन के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मूल के अर्थ में रही होगी। राग और वैराग्य मानव जीवन के ऐसे छोर हैं जिन्हें बिल्कुल विपरीत रूप में देखा जाता है, लेकिन प्रसाद जी ने राग और वैराग्य में भी समन्वय करते हुए जीवन में शैव दर्शन के अनुसार प्रकृति का प्रतिपादन किया है। उनका संपूर्ण काव्य और अन्य विधा का साहित्य संकलात्मक सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति की रचना है। आधुनिक हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में भी प्रसाद ने यथार्थ और आदर्शवादी रचना धाराओं का सूत्रपात किया।
कंकाल में यथार्थवादी और तितली में आदर्शवादी जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति इस तत्व की परिचायक है। यद्यपि अपने समकालीन उपन्यासकारों की तुलना में प्रसाद की औपन्यासिक गुणवत्ता भी उल्लेखनीय है। यह उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जब एक भागवत आदर्शवाद उनकी रचनाओं में अंतरधारा के रूप में प्रभावित होता है। ग्रहण और त्याग के संघर्ष में उन्होंने त्याग पर बल दिया, प्रेम तथा राष्ट्रीय और सामाजिक स्थितियों के बीच में बलिदान की प्रतिष्ठा करते हुए आत्मा की सुरक्षा पर विशेष बल दिया। उनकी दृष्टि में समर्पित व्यक्तित्व की प्राप्ति बड़ी सूक्ष्म होती है। उनका सुख केवल वही जान सकता है। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद की 5 कहानी संग्रह उपलब्ध हैं। इन 5 कहानी संग्रह की अधिकांश कहानियाँ जीवन के भावनात्मक दृष्टिकोण की परिचायक है। इस देश में भी कहानी की आधुनिक विधा बनाने में प्रसाद जी का योगदान अन्यतम रहा। छाया, आकाशदीप आदि संग्रहों में उन्होंने मानव जीवन की आंतरिकता को पुनर्जागरणकालीन दृश्य से युक्त करके अभिव्यक्त किया और धीरे धीरे इस रचनात्मक स्तर पर वे इतिहास और यथार्थ की ओर आते रहे। प्रसाद जी ने ब्रह्म परिस्थितियों को महत्वपूर्ण मानते हुए उसमें उभरने वाले पात्र के द्वंद्व को अधिक रेखांकित करते रही। उनकी अनेक कहानियाँ पुरस्कार, ममता, दासी आदि में अतीत के संदर्भों के साथ वर्तमान को बनाने का संकेत है और आकाशदीप आदि कहानियों में प्रेम और घृणा से ऊपर उठने की मानसिकता की अभिव्यक्ति की गई है। प्रसाद जी ने एक और यथार्थ का आदर्शीकरण किया। दूसरी ओर अतीत के भविष्य के बीच मानव मूल्यों की विराट भावभूमि स्थापित की है। प्रसाद जी कभी कभी परंपरा के संशोधन और प्रस्थान की बात करते हैं और कभी कभी उसके शिखर को पकड़कर उनके पुनः स्थापना की ओर बल देते हैं। उनके संपूर्ण साहित्य में भावमयता, संस्कृति, सौंदर्य, संकलात्मक अनुभूति, इतिहास पुराण के संश्लिष्ट धरातल पर सृजनशीलता की अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद के निबंधों में भी आधुनिक बोध के विभिन्न आयाम मिलते हैं। आरंभ में उन्होंने सामान्य अनुसंधान वाले निबंध लिखे जिसमें बहुत सी बातों की सूचना मात्र दे दी गई, लेकिन उत्तरवर्ती काल में लिखे गए निबंधों में धीरे धीरे विचार प्रधानता होती गई। कवि और कविता, काव्य और कला, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद उनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। उन्होंने अपने साहित्य में रचनात्मक अंतर्धारा की पुष्टि ऐतिहासिक अनुसंधान के रूप में सांस्कृतिक विकास क्रम के साथ की। साथ ही उनके ऐसे साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रश्नों का विश्लेषण किया है जो समकालीन रचना धर्मता के लिए बहुत आवश्यक है। प्रसाद जी ने चाहे किन्हीं भी कारणों से रहा हो, अपने समय के आलोचक और अन्य दूसरी धारा के रचनाकारों को अपनी रचनाओं से और अपनी विचारात्मकता से उत्तर देते हुए अपने रचना धर्म की प्रतिष्ठा की है। श्री जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी को पूरे दो पूरे और एक अधूरा उपन्यास दिया है। इनमें विशेष बात यह है कि तीनों उपन्यास कथा साहित्य की प्रवृत्ति की दृष्टि से 3 विभिन्न प्रगति परंपरा का सूत्रपात करने वाले हैं। यथार्थवादी परंपरा में कंकाल, आदर्शवादी परंपरा में तितली और ऐतिहासिक धारा में इरावती का महत्व उल्लेखनीय है। कंकाल उपन्यास का विशेष उल्लेख उनकी साहित्यिक कृतिकारिता में न होकर उज्ज्वल शुरुआत में किया गया। इस उपन्यास में मानव जीवन के यथार्थ का एक विशिष्ट संदर्भ उभरता है, जिसमें लेखक की यथार्थ को देखने और चित्रित करने की तटस्थ दृष्टि की महत्ता है। प्रसाद जी ने बिना किसी आदर्श के आरोपण के अपने समाज में व्यक्त सामाजिक विसंगतियों को उभारा है। कंकाल का द्वंद्व समाज की आर्थिक स्थिति के बीच जीते पात्रों को द्वंद्व न होकर अपने काल की सांसारिक धार्मिक मानसिकता का द्वंद्व है। कंकाल एक सामाजिक व्यंग प्रधान कृति है। उनका व्यंग प्रसाद की विकृति दुर्बलता का निवारण करने में दृष्टिगोचर है। प्रसाद ने अपने अत्यंत साहस के साथ सामाजिक मूल्यों की कृत्रिमता और धर्म की ओट में पल रहे पाखंड को निरावरित किया। उन्होंने हमारे समाज में ऐसे विधि विधानों पर गहरी चोट की है जो मनुष्य की प्रगतिशीलता में अवरोधक बनते हैं। प्रसाद जी ने हमारे धर्म स्थलों अयोध्या, काशी, वृंदावन में होने वाले पापचारों की कलाई खोली है। एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और आस्था के धनी लेखक की कलम से जब क्रूर यथार्थ का साक्षात्कार होता है तो ढके हुए पापाचारों की बघिया उड़ती दिखती है। प्रसाद की आस्तिकता धर्म को स्वीकार करती है, किंतु धर्म जब मनुष्य के बीच में असमानता पैदा करता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। इस प्रकार का विरोध एक सशक्त लेखक कर सकता है। प्रसाद ने अपनी संपूर्ण आस्थागत विश्वसनीयता के साथ
पाखंड बने धर्म संप्रदायवाद का विरोध किया है। कंकाल की रचनात्मक प्रभावशीलता इस विरोध को वाणी देने में व्यक्त हुई है। अब आते हैं कविता खंड पर। कविवर जयशंकर प्रसाद जी का काव्य साहित्यिक आरंभिक रचनाओं से कामयानी के शिखर तक अपने समय के साहित्य में उपलब्ध रहा, तो भावी पीढ़ी के लिए अनुकरण का स्रोत और गंभीर रचना की प्रेरणा है। उनकी मुख्य रचनाओं में झरना, आंसू, लहर और कामयानी से अधिक चर्चित रही है। आरंभिक रचनाएं भी इस काल से काव्य शैशव और उसके सौष्ठव की अभिव्यक्ति करती है। झरना में भाव और प्रकृति एक दूसरे से संलिष्ट होकर भाव संसार की रचना करते हैं, तो आंसू में प्रकृति का एक बिंब मनुष्य की पीड़ा उभारता है। लहर में प्रकृति राग विराग के चित्रों के साथ मनुष्य के चिंतन के पक्ष से साक्षात्कार करती है। कामयानी तो भारतीय मनीषा की धारा की अद्भुत रचना है। कामयानी के मनु, श्रद्धा और ईड़ा तथा मानव जीवन के विकास के सोपान है तथा इसकी अंतर्धार्मिकता के प्रतीक भी है। आधुनिक साहित्य में कवि जयशंकर प्रसाद अभी तक अद्वितीय हैं और निकट भविष्य में इस तरह की रचना धर्मिता की आशा भी उन्हीं की परंपरा में हो सकती है। प्रसाद जी के काव्यों में परंपरा और नवीन भावों का अभिनव सम्मिश्रण है। उपन्यास खंड। कवि नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी का कथा साहित्य भी विशेष महत्व रखता है। इसमें एक दो संपूर्ण उपन्यास कंकाल और तितली तथा एक अधूरा उपन्यास इरावती उनका औपन्यासिक रचना धर्मिता की प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त है। ये तीनों उपन्यास हिंदी साहित्य की तीन विशिष्ट प्रकृति और धाराओं का संकलित करते हैं। यथार्थवादी उपन्यास की धारा और आदर्शवादी तथा ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा से प्रसाद जी ने यथार्थवाद, आदर्शवाद और इतिहास के प्रति अनुसंधानात्मक दृष्टि को अपने ढंग से प्रतिपादित किया है। प्रसाद जी ने उपन्यास साहित्य यथार्थ की क्रूरता का एक विवेचन करते हुए आदर्श भाव का स्पर्श करते हुए पाठक को एक ऐसी मानसिकता के धरातल पर उतार देता है जहां उसे समाज की वास्तविकता को देखने की दृष्टि का विकास हो जाता है। समाज के उपन्यास भाव, विचार, संगति, संस्कार के अद्भुत उदाहरण हैं। उनका दार्शनिक चिंतन नैतिक और व्यवहारिक स्तर पर वस्तु के अंतर और ब्रह्म को बाह्य को दर्पण की भांति पारदर्शी के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। उनके उपन्यास में हम अपने काल की सामाजिक सच्चाइयों से साक्षात्कार करते हैं, साथ ही मानव जगत में उनसे संघर्ष करने की क्षमता भी अर्जित करते हैं। कहानी एवं निबंध। कहानी उपन्यास से पुरानी विधा है। गीत और कहानी मानव सभ्यता से साक्षरता काल से पहले से जुड़े हुए हैं, यद्यपि दोनों के लक्ष्य भिन्न रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी को एक संपूर्ण विधा के रूप में विकसित करने में श्री जयशंकर प्रसाद का योगदान अन्यतम है। प्रसाद की कहानियां उनके काव्य रूपों की तरह असमान स्तर की हैं। इतिहास के संवेदनशील अध्येता होने के कारण इसी पृष्ठभूमि पर उनकी अधिकतर कहानियां जीवन के विभिन्न आयामों को स्पर्श करती हुई मानव मूल्यों का प्रतिपादन करती है। प्रसाद की ऐतिहासिक कहानियों में जहां देश प्रेम, स्वाभिमान तथा घटना चक्र है, वहां सामाजिक कथानकों में संवेदना का आधार और करुणा की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद के निबंधों का साहित्यिक बोध पारंपरिकता का विरोधी। प्रसाद के निबंधों में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा उनके कुछ निबंध सूचनात्मक है तो कुछ विचारात्मक है। उनमें विद्वता के साथ साथ यथार्थ की भी पहचान है। आधुनिक नाट्यखंड। आधुनिक हिंदी के नाट्य साहित्य में प्रसाद का स्थान संस्कृत साहित्य के कालिदास के समान है। प्रसाद जी ने हिंदी नाटक की आरंभिक व्यवस्था में उसे रचना के स्तर पर साहित्यिक गौरव दिया। रंगमंच और नाट्य के महत्व और हस्तक्षेप को लेकर आरंभ से ही एक विवाद बना रहा, जिसमें प्रसाद जी का दृढ़ मत है कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं, रंगमंच नाटक के लिए होता है। नाटक की सरिष्ठता से उभरती हुई प्रदर्शन की अनेक समस्याओं से रंगकर्मी को घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनका सामना करते हुए अधिक संपूर्ण रंगमंच के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रसाद के प्रारंभिक नाटक विशाख, राजश्री जैसे नाटकों में उनकी विकास यात्रा धूपसानी तक एक सफल रंगमंचीय नाटक के रूप में समान होते हैं और इसके राष्ट्रीय तथा नैतिक प्रश्नों को लेकर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु जैसे नाटक प्रकाशित हुए हैं। समकालीन रंगमंच के लिए प्रसाद के नाटक आज भी चुनौती हैं, किंतु प्रतीकात्मक रंगमंच के विकास के साथ उनके नाट्य अधिक से अधिक प्रदर्शन योग माने जाते हैं। ये हिंदी नाट्य साहित्य में शुभ लक्षण है।
आज के परिप्रेक्ष्य में प्रसाद जी के स्मृति चिन्ह, ये ध्वस्त कमरा, एक फोटो है ब्लैक एंड वाइट। जहाँ प्रसाद जी का जन्म हुआ था। सराय गोवर्धन नाम का मोहल्ला बनारस के लिए जयशंकर प्रसाद का घर होने के कारण कम और गाय भैंसों की वजह से ज़्यादा महत्व रखता है। प्रसाद जी के बड़े से अहाते में भी गाय भैंसें हमेशा घूमते चढ़ते दिख जाएंगी। बड़े से परिसर में एक तरफ शिव मंदिर है। पुजारी जी बताते हैं यहीं बैठकर उन्होंने कामयानी लिखी थी। पहले इस अहाते के चारों कोणों में कुआं था, अब यहाँ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे ढूंढ हैं। मंदिर वाला कुआं अभी है। मंदिर की छत से ताकने पर प्रसाद युग की कुंडियाँ दिखाई देती हैं। प्रसाद जी अपने समय की पुरखों की संपत्ति तनिक भी नहीं बेची, ये बिकी अब भी नहीं है। पहले घर सड़क से ऊंचा रहा, लेकिन समय ने सड़कों पर सड़कें बनाते बनाते उन्हें ऊंचा और घर को नीचा कर दिया। बैठक से होते हुए आंगन में पहुंचने पर गिरा बहराया असल मकान दिखाई देता है। ये छोटी सी छत कब की गिर चुकी, जिस पर इकट्ठा होकर मोहल्ले भर की औरतें अपना सुख दुख बांटा करती थी। तंबाकू सुगनी वाला प्रसाद का पुश्तैनी कारखाना भी खत्म हो चुका। बाकी कमरे ठीक ठाक हैं। प्रसाद जी के उपयोग में आने वाले बड़े बड़े पुराने बर्तन अब भी दिखाई देते हैं। प्रसाद जी के पुत्र रत्नशंकर प्रसाद बताते हैं कि प्रसाद जी के हस्तलेख सुरक्षित है, जो जैसे बहुत कुछ सुरक्षित है। व्यस्त चौक मोहल्ले में स्थित प्रसाद पुश्तैनी सूती सुगनी की दुकान में उनके एक वंशज परपूते ने अपनी परचून की दुकान खोल ली है। दिन भर भांति भांति के उपभोक्ता उत्पाद बेचता 18 वर्षीय राजशंकर प्रसाद नाम का युवक न तो अपने परदादा की एक भी कविता की पंक्ति ढंग से उच्चार कर सकता है, न उनका लिखा का कोई वाक्य उसे याद है। लजाते हुए धीमे से वो वक्त कहता है कि प्रसाद जी का लिखा हुआ बहुत कठिन है, उसे समझना आसान नहीं है। क्या दुर्भाग्य है बताइए। ये बहुत मतलब क्या कहा जाए, भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी अव्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। सुगनी के रसिक न जाने कहाँ लुप्त हो गए, इसलिए पुश्तैनी धंधा भी खत्म हुआ। मानिए केसर, कस्तूरी, हिना, शमामा जैसे महंगे सामानों से तैयार होती रही बनारस के शान के रूप में प्रसिद्ध सुगनी साहू की सूरती अब उत्तेजक रसायनों से तैयार जर्दे गुटखे का मुकाबला नहीं कर पा रही। ये ठीक वैसा ही है जैसे सराय गोवर्धन मोहल्ले में स्थित जयशंकर प्रसाद का मकान निष्ठुर यथार्थ से होड़ नहीं कर पा रहा। इनका क्षीण होता हुआ वैभव इसका प्रमाण है। ऐसे में यदि मकान परिसर में स्थित प्रसाद जी के शिव मंदिर और बड़े से अहाते प्रसाद जी के समय पर यह आलीशान बगीचा होता था, को उनके परिवारजनों ने गुंडों भूमाफियों के कब्जे में चले जाने से बचा रखा है। वे वैसे ही बहुत समझना चाहिए। मकान का भीतरी हिस्सा कहीं कहीं बुरी तरह गिर बहरा चुका है। प्रसाद जी के एकमात्र संतान 83 वर्षीय पुत्र रत्नाशंकर प्रसाद के 6 बेटे हैं। उन बेटों की ढेर सारी संतानें, अस्तु पारिवारिक संपत्ति बुरी तरह बढ़ चुकी और पुरानी रईसी के स्मृति चिन्ह ढूंढे से दिखते हैं। आंगन में एक दुबली सी गाय बंधी थी, फिर भी बुजुर्ग विद्वान प्रसाद पुत्र रत्नाशंकर जी ने प्रसाद जी की अधिकांश पांडुलिपियाँ बड़े जतन से संभाल कर रखी। विश्व प्रसिद्ध काव्य पुस्तक कामयानी भी इसमें शामिल है। शेष पांडुलिपियाँ एक ज़माने में बनारस के नामी रईस केडिया जी मांग कर ले गए। केडिया जी के मांगने पर प्रसाद जी ने कहा था, ले तो लो, मैं तो देने ही आया हूँ। सच है, प्रसाद जी ने दी ले लो, मैं तो देने ही आया हूँ। सच, प्रसाद जी ने दिया ही। मुंबई से अभावग्रस्त होकर लौटे मुंशी प्रेमचंद सबसे पहले प्रसाद जी के यहाँ पहुँचे थे। प्रसाद जी उनके रहने का बंदोबस्त भारतेंदु परिवार के बगीचे में किया था। काश ये तीनों महान व्यक्ति आज भी एक दूसरे की मदद कर पाते। प्रसाद और प्रेमचंद एक साथ ही सैर पर जाते थे बनारस की सुबह का साझा आनंद लेने के लिए, लेकिन बनारस इन महान व्यक्तियों की उपस्थिति में ना तो आनंदित हुआ और ना ही उनकी मृत्यु पर शोकग्रस्त। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने एक संस्मरण में प्रेमचंद की अंतिम यात्रा का जिक्र ऐसे किया जैसे शव यात्रा में बनारस के बौद्धिकों और साहित्यकों की भीड़ देखकर एक नगरवासी ने टिप्पणी की थी, लगता है किसी मास्टर की मृत्यु हुई है। तब प्रसाद जी तुरंत वाजपेयी जी की ओर मुड़े और बोले, आपने देखा, यही बनारस है। किसी भी महान रचनाकार की लोकप्रियता गणित का विषय नहीं है, लेकिन साहित्य से अधिक पाठकों तक पहुँचे, वे अपनी अस्मिता और अस्तित्वगत संघर्ष को समझ सके, यही अपने में बहुत बड़ी बात है। आज के युग में तो इसलिए भी अत्यंत माध्यम लोकप्रिय व्यावसायिकता का गुण अवगुण विकीर्ण कर रहे हैं। हमें आशा है कि हमारे पाठक हमारे इस प्रयास को सराहेंगे, उनका स्वागत करेंगे।
मुझे प्रसन्नता है कि जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण वाङ्मय, उनकी लोकप्रियता अब भी संदिग्ध नहीं रही है। राजा पॉकेट बुक्स में प्रकाशित होने पर अधिक लोकप्रिय होगा। प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है, हम अधिक से अधिक पाठकों तक उनके आर्थिक वृत्ति के भीतर ही प्रसाद साहित्य को पहुंचाए और इस प्रकार हमारे पाठक साहित्य, दर्शन और इतिहास के संभावित रचना धर्म से परिचित हों। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस महान विभूति ने बहुत ही कम उम्र 1937 में इस संसार से विदा ले ली। प्रसाद की मृत्यु से हिंदी साहित्य का एक युग समाप्त हो गया। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के लिए अत्यंत रुचिकर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस काव्य ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रस्तुत काव्य ग्रंथ कामायनी हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का बेजोड़ ग्रंथ है। ये प्रसाद की अंतिम और अन्यतम कृति है। इसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। कामायनी के मनु, श्रद्धा, मानव तथा ईड़ा मानव जीवन विकास के सोपान हैं। हमें विश्वास है कि काव्य ग्रंथ आपको अवश्य पसंद आएगा। इस पुस्तक से पूर्व राजा पॉकेट बुक्स में बहुत सारी किताबें छपी हैं। बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बाबू शरण चंद्र के भी लगभग 1 दर्जन उपन्यास इसमें हैं और ये तो उनकी तरफ से था। और इस किताब के संपादक हैं सुभाष तोमर जी। बाकी अपना उनका विवरण है कि किस प्रकार से कौन कौन सी किताबें छपी हैं। राजा पॉकेट बुक्स अपने में भी बहुत है। और धन्यवाद। और साहित्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को पढ़ने के बाद सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और करना भी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।